25 या 75 हो जाता है और टोटल फिर कहाँ से आगे चल। तो जैसे देखो पहला क्वेश्चन, तत्पुरुष समास को उदाहरण समझाइए, तत्पुरुष समास को परिभाषित कीजिए। वही क्वेश्चन है, तत्पुरुष समास क्या होता है, यानी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है पहले से कि कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद प्रधान नहीं होता। सारे समास जितने भी पढ़े हैं उसमें से तत्पुरुष समास भी पढ़ रखा है और इसमें उदाहरण सहित बताना है। यानी जैसे कि दही में डूबा हुआ बड़ा या कुछ भी, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। तो तत्पुरुष समास कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, सब लोग लिख सकते थे। दूसरा जैसे है गुण संधि का कोई एक नियम और उदाहरण लिखिए। मैंने इसके लिए रूल बताया था, आपको ध्यान होगा, छोटा बड़ा छोटी बड़ी करके लिख लेना, उ करके लिख लेना, एक डब्बे में बंद कर देना, फिर आ के सामने ई आए तो ए हो जाता है। तो ऐसे करके मैंने एक नियम बताया था, यदि आपको ध्यान होगा तो वो गुण संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल रमेश देख सकते हो, रमा धन ईस यानी आ धन ई को ए हो जाता है, तो ये कौन सा गुण संधि। तो इस प्रकार गुण संधि भी कोई का सब लिखा जा सकता है। बहुब्रीहि समास को परिभाषित करिए, कोई दो उदाहरण टफ नहीं था। बहुब्रीहि मतलब क्या होता है कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे की ओर इशारा करे, तो ये बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण है। जैसे चक्र पाणी लिख लो, चक्र जो धारण करते हैं, जैसे कि विष्णु है तो चक्रपाणि बहुब्रीहि समास आता है। तो ऐसे कितने भी उदाहरण है, तो कोई भी टफ इसमें से नहीं कहा जाएगा। अयादि संधि को परिभाषित करते हुए कोई दो उदाहरण लिखिए। मैंने सेम टू सेम वही चीज बताई थी कि अयादि या पूर्व रूप स्वर संधि का लास्ट में ए ऐ ओ औ आता है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर आ जाता है, तो इस प्रकार जो एक प्रकार से बनता है वो संधि हो जाती है। इसके उदाहरण आप लिख सकते, तो कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये भी। अनुग्रहित, अध्यावसाय, अनाधिकार, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो जैसे लिखा है अनुग्रहित, तो ग्रहित ना होके अनुग्रहित हो जाएगा। अध्यावसाय अध्यवसाय हो जाएगा, ना होके अनधिकार हो जाएगा, अनधिकार हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक सिंपल से टर्म्स है जो शुद्धिकरण के लिए आते हैं और बेसिकली इसमें क्या होता है, एक प्रकार से जो आपने पेपर वगैरह में पढ़ा होगा वहां से ये चीजें कवर हो जाती है, जितना भी पढ़ा होगा। इसकी अलग से तैयारी करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। पल्लवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम लोगों ने पल्लवन और संक्षेपण जब पढ़ा था, तो संक्षेपण तो हट चुका है, पल्लवन के बारे में जब बताया था तब बताया था कि भाई ऐसा ना हो कि आप कॉन्टेक्स्ट से ही हट जाएं, एक बाधे रहे समास, उससे जुड़ी कुछ चीजें लिखें। तो ये पल्लवन के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। इसके अलावा सोरठा, हम लोग, यदि आप लोगों को ध्यान होगा तो हम लोगों ने दोहा भी पढ़ा था, सोरठा भी पढ़ा था और चौपाई भी पढ़ी थी। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि सोरठा में हम लोगों ने 11-13 की बात की थी, वहीं दोहा में ध्यान होगा 13-11 की बात की थी, वहीं चौपाई में ध्यान होगा 16 मात्राओं की बात की थी। तो ये 4 चरण होते हैं, तो इसमें भी कोई भी टफ नहीं है, एक बार रिवीजन होगा ये सारे आंसर लिखे जा सकते थे। तो सोरठा छंद की परिभाषा लिखनी थी, वही 11-13 पर जो यति होती है उसके बाद। स्थाई भाव किसे कहते, उदाहरण सहित लिखिए। स्थाई भाव मैंने बताया था कि विभाव के मतलब सहृदय में जो स्थायी रूप से जागृत होता है जो भाव, वो होता है विभाव, स्थायी भाव। जैसे कि श्रृंगार का रति हो सकता है, ये सब चीजें हम लोगों ने रौद्र का क्रोध हो सकता है, जुगप्स का विभस हो सकता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, कोई नई बात नहीं। छंद में से क्या था, पर सब पढ़ा है कि कहीं विराम लगता है तो क्या होता है, यति होती है, ये सारी चीजें हम लोगों की पढ़ी हुई है, नई चीजें नहीं है। फिर जैसे 1.10 क्या लिखा, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखि मातु चकित भयो गदगद वचन विकसित दृग पुल कातु। तो इसमें कौन सा रस है, तो देखो इसमें क्या भावनाएं आ रही, इसमें एक चकित की भावनाएं आ रही, मतलब क्या हो रहा, हम आश्चर्य हो रहे हैं, तो कैसा अद्भुत रस हो जाएगा जिसका विभक्त हो जाएगा। अद्भुत रस मतलब होता है ना विस्मय जिसका वो होता है, तो ये इस प्रकार की ये भी रस था, अद्भुत या विस्मय टाइप का, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जब उनके चारों मुख में देख लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, एक
कि वाह कैसे हो गया ये अचानक। फिर 1.10 देखो, इसके बाद आया विभाव से क्या आया है, इसके भेदों के नाम लिखे। विभाव मैंने बताया था कि किसके मन में भाव जागृत हो रहा है, तो इसको लेकर था, जैसे कि आलंबन और उद्दीपन, ये दोनों भाव भी बताए थे मैंने कि जैसे सीता ने राम को देखते हुए सीता के मुख में क्या भाव आते हैं, तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ये भी कोई नया नहीं है, सब पढ़े हो। शब्द युग में अनल अनिल और कृपण कृपाण, शब्द युग में भी बताया था कि सिंपल सी चीजें हैं कि दो शब्द होते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, वही शब्द युग में होते हैं, लगते एक जैसे हैं, वो शब्द युग में। जैसे कि अनल अनिल है तो एक अनल का अर्थ आग, एक अनिल का अर्थ पवन हो जाता है। इसी प्रकार कृपण कृपाण, एक कृपाण तलवार, एक कृपण गरीब आता है। इसमें शब्द एक जैसे कुछ को रिलेट कर रहे हैं परंतु अर्थ अलग अलग दे रहे हैं, तो ये हो जाता है इसमें। फिर तात बजी और राग बूझा, इस कहावत का अर्थ लिखिए और वाक्य में। जैसे ये तात बजी और राग बूझा, ये तो उसका है, कहावतों का है। हालांकि मैंने कहा था कि इसको पढ़ ले डेली, मिल जाए ठीक है, नहीं मिलता है तो भी ठीक है। बेसिकली इसका अर्थ ये है कि कोई बात आपने कही नहीं कि सामने वाला समझ गया कि भाई ये कितने लेवल का होगा। नहीं बोलते कि किसी को सामने वाले से थोड़ी सी बात से समझ में आ जाता है कि ये कैसा होगा, तो वही है कि जैसे ही आपने कोई सामने वाला तो समझ गया किस लेवल का है, तो वही है तात बुझी नहीं, तात बजी और राग बुझा। फिर अल्प विराम अर्ध विराम को उदाहरण देकर समझाइए। मैंने बताया था अल्प विराम अर्ध विराम लिखा जा सकता। लक्षणा शब्द से कोई जो हो जाता तत्सम शब्द वो क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है। तो हल्दी का क्या हो जाता है, हरिद्रा हो जाता है, और खीर का क्षीर हो जाता है। तो इसी प्रकार मुहावरे और कहावतों में अर्थ स्पष्ट करिए, कोई नई बात नहीं है, सब पता है मुहावरे क्या होती, कहावतें क्या होती है। मुहावरे क्या होती है, मुहावरे क्या होते हैं और कहावतें क्या होते हैं। क्या होता है, कोई बात होता है तो मुहावरे कोई पूरा कहावतें यानी पूरी बात ही लेके आता है, तो वो क्या होते हैं लोकोक्ति, कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो जैसे इंद्रिय द्वारा ना हो सके, यानी जो इंद्रियों के ज्ञान से परे, इंद्रियों के ज्ञान से परे हो, जिसको रोकना या निवारण करना कठिन हो जाता है, ठीक है ना, असाध्य जैसे बोल जाते हैं, जिसका कोई रोका ही नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार इनको भी क्या किया जा सकता था, लिखा जा सकता था। इंद्रातीत, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो रस एवं छंद से संबंधित एक अंक का एक है, ठीक है। रस क्या होते हैं, अंग क्या होते हैं, बस एक बार जब लास्ट टाइम में रिवीजन, और पर्याप्त हिंदी के लिए पर्याप्त लास्ट दिन रहता है, एक बार यदि आपने रिवीजन कर लिया तो बहुत अच्छा इसका उत्तर लिख सकते थे, ठीक। फिर इसी प्रकार क्या था, अंग एवं प्रकार, ठीक। जो जो प्रकार है अंग विभाव, ये विभावानुभाव संयोगाद द्रनस्पति, ये भी मैंने बताया था, भरत मुनि ने क्या परिभाषा दी है तो रस की। तो सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ये टर्म्स आ गया है, ठीक है ना। फिर जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु हो वरुण पड़ा, इस तरह भटकता राणा मानव सर्पों में गरुण पड़ा। तो क्या एक प्रकार से कौन सा रस होता है, कौन सा पढ़ के हमें भाव जागृत होता है, इनमें ये सारी चीजें थी। हे सारथे हे द्रोण, ये तो मैंने लिखाया ही था, ठीक है ना। हे सारथे हे द्रोण आवे स्वयं देवेंद्र भी, ना जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। तो वीर रस का भाव आता है, तो ये वीर रस है। संचारी भाव, इन पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव पूछा रहता है, कौन सा संचार करता है। फिर श्रृंगार रस को परिभाषित करते हुए उसके भेदों के नाम लिखिए। श्रृंगार रस में कौन कौन से श्रृंगार रस की परिभाषा करनी है, फिर कौन से उसके भेद हैं ये बताने हैं उसमें, ठीक, सब पढ़ा हुआ है। फिर श्री कृष्ण के सुन 2% मेरे में बैटरी बची है। श्री कृष्ण के सुन अर्जुन वचन, क्रोध से जलने लगे। यदि मान लो स्विच ऑफ हो जाता है ना, तो 15 मिनट चार्ज करते 15 मिनट बाद अपने आप में बता दूंगा, इसी लिंक से जुड़ जाना, ठीक ना, यदि स्विच ऑफ हो जाता है तो। फिर जैसे देखो कहा हे सारथे, कहाँ चला गया,
श्री कृष्ण के सुन अर्जुन वचन, क्रोध से जलने लगे सब शोक अपना भूल कर करतल। मैंने लिखाया था, मैंने बताया था, इसके बारे में भी देखो आपकी कॉपी में लिखा है कौन सा रस है, रौद्र रस है, कौन सा रस है, स्थायी भाव क्या है उसका, ठीक है ना। सारी चीजें मैंने, रस छंद से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर 1 अंक का है। देखो इसमें दोहा सोरठा चौपाई, दोहा सोरठा चौपाई, दो चौपाई, चौपाई, जैसे चौपाई छंद की 2 विशेषताएं लिखे, चौपाई, चार पाई है, मात्राएं होती है, चीजें हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से देखी है। तो कोई इतना टफ ये वाला भी क्वेश्चन नहीं था। लिखे दोहा के बारे में भी मैंने बताया था कि कितने पर यति होती है, 13-11 पर यति होती है। तो सारी चीजें दोहा के बारे में भी कितने एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़े हैं और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, मात्राएं गिनना। फिर सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे दिह से, इसको जब आप गिनते हो, काउंट करते हो तो सोरठा आता है इसमें, ठीक है ना। तो इसको भी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि मैंने करना भी उस समय बताया था कि कैसे 1 होगा, कौन सा 2 गिना जाएगा, ये चीजें भी, इसमें कोई टफ वर्क नहीं था। 11-13 हो जाता है। मात्रिक और वार्णिक छंद में क्या अंतर है, के आधार पर होता है, वार्णिक वर्ण के आधार पर होता है, लघु है कि दीर्घ है, ये सारी चीजें भी हम लोगों ने इस समय पढ़ी। छंद की परिभाषा, ये भी हम लोगों ने पूरी परिभाषा पहली बार में दिखाया था कि किससे यति तुक लय सबके माध्यम से जो एक काव्य रचना तैयार की जाती है वो छंद होती है, जिसकी हम लोगों ने परिभाषा भी पढ़ी। अब देखो हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन का अनुवाद, ये पूरा हम लोगों ने पढ़ा है। और इसको यदि आप अच्छे तरीके से यदि मतलब ये करोगे कि मतलब एक बार जो पढ़ा उसको देखोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। जैसे क्या कार्यालय को इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, तो ऑफिस हैज अ नो कमेंट ऑन इट, तो ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आप कर सकते, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। मामला अब भी विचाराधीन है, तो द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, तो मामला अब भी विचाराधीन है, यानी अंडर स्टिल कंसिडरेशन है, ठीक है ना। तो मामला क्या है, विचाराधीन है, तो ऐसी भी चीजें की जा सकती है। फिर क्या है, अनुमति देने के लिए हम सक्षम है, तो क्या हो सकता है, वी आर एबल टू अलाउ, ठीक है ना। जो ये चीजें हैं इस पर, तो फिर स्पष्टीकरण मांगा जाए, एक्सप्लेनेशन भी कॉल फॉर इट, तो ये सारी चीजें इसमें की जा सकती है, बस थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। लीव कैन बी सेंशन्ड, जो छुट्टी है उसे क्या की जाए, अनुमति दी जाए, तो ये सारी चीजें स्वीकृत की जा सकती है। फिर क्या है, आई हैव गॉन थ्रू वन केस केयरफुली इंस्पेक्टेड एंड फाउंड करेक्ट, यानी जांच किया गया और सही पाया गया। डिस्पोज ऑफ ऑल पेंडिंग मैटर, सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए या किया गया या करना, ठीक ना। वी मे आस्क द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू रिकंसिडरेशन, यानी वी मे आस्क, तो क्या है कि हम वित्त मंत्रालय से पुनः विचार के लिए कह सकते हैं। तो क्या है, ये सारे पॉइंट्स इतने टफ बिल्कुल भी नहीं थे, किए जा सकते थे पहले, बहुत टफ, अब इतने टफ ये ट्रांसलेशन बिल्कुल भी नहीं। अब देखो हिंदी टू अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखो, जैसे जो प्रशासनिक शब्दावली में हमेशा कहता हूं कि पी बाई क्यू क्यों बोलता हूं, देखो इसमें स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन भी एमपीपीएससी पहले पूछ चुका और कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। शुद्धि पत्र कोरिजेंडम होता है, आप पी बाई क्यू उठा के देख लो, आ रहा है, कोरिजेंडम पूछ चुका है एमपीपीएससी। फिर अनुकंपा यानी कंपेंसेशन जो दिया जाता है, ये भी कोई टफ नहीं था, ठीक है ना। मानदेय हनोनोरियम, ये मैंने बोला था कि याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये मानदेय भी पूछ चुका है एमपीपीएससी। अधिवास डोमेसाइल, तो ये सारी चीजें क्या है, पहले एमपीपीएससी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पी/क्यू रिवीजन कर लेना, पहले रचने से पहले पी/क्यू, इसमें से 4-5 पी/क्यू से आ चुके, ठीक है ना। और हर साल आते, मैं बोलता हूँ हर साल आते। फिर कोऑपरेटिव ऑफिसर, तो सहकारिता जो विस्तार अधिकारी होता है या सहकारिता अधिकारी हो सकता है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर यानी गुणवत्ता
नियंत्रण अधिकारी बोल सकते हो। एडवर्स एंट्री जो होती है, एडवर्स एंट्री का क्या हो सकता है, एक मतलब कि इसको बोल सकते हो आप प्रतिकूल प्रविष्टि, क्या बोल सकते हैं एडवर्स एंट्री को, प्रतिकूल प्रविष्टि, ठीक है ना। और एजेंडा यानी मसौदा सबको पता होता है, एडजर्न मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव सबको पता होता है। तो इसमें से देखो कितने लिखने थे, 10 5 5 सभी, ठीक है ना। तो 10 लिखने थे, तो इसमें 8 9 बनाए जा सकते थे। और ये 8 9 आपके उन बच्चों से जिनकी इंग्लिश कमजोर है एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करते हैं, और आपको उन पेपर में जहां आप कमजोर हो वहां लेट जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी भी चीज को हल्के में ना लेना। देखो अब देखो संधि समास वाले पार्ट में देखो, अनाच्छादन मैंने बताया था, चाय आया हटा दो, तो चा जब हटा दोगे तो सीधे व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी आप छादन हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाएगी। महाऔषधि कोई नया नहीं है, महा आधन उपाव कर देते हैं, हम लोगों ने बात किया है इस पर भी, महाऔषध पर भी हम लोगों ने एक चार्ट बना के बात बताया था, यदि आपको ध्यान होगा, आ ई ए ऐ ओ तो ये मेरा गला बहुत दर्द कर रहा, ठीक है ना। तो ये महाऔषध भी कोई नई चीज नहीं है। नमस्ते नमः धनते विसर्जन ये भी ठीक है। चक्रपाणी मैंने अभी बताया, चक्रपाणी विष्णु जी को बोला जाता है, बहुत समास हो जाता है जब एक पद विशेषण दूसरे पद विशेष हो। ये हम लोगों ने कौन से समास में पढ़ी है, कर्मधारय समास में पढ़ी है, विशेषण विशेष वाले शब्द, ठीक है ना, नील कमल वगैरह ध्यान होगा आपको। तो ये सब चीजें सब चीजें हमारी पढ़ी हो। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब एक बहुत अनुभवी व्यक्ति के लिए ये चीजें पहचानना, मतलब यही चाहती हूँ। गूलर का फूल होना, मतलब एक प्रकार बहुत दुर्लभ चीज जब यूज होती है उसके लिए गूलर का फूल यूज किया जाता है। फिर जंगल में मोर नाचा, किसने देखा, भाई आपने अपना टैलेंट गुप्त स्थान पर दिखाया, तो किसने देखा, वही चीज है कि आपने अपना जो गुण है या जो एक प्रकार से स्किल है उसे आपने ऐसी जगह दिखाया जहां कोई देख ही नहीं सकता है। खग जाने खग की भाषा, यानी जो जिसके अनुसार है, जो जैसा है वो उसी की उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जान सकता है, उसे बहुत अच्छे तरीके से। ऊंचा दुकान फीका पकवान, नाम बड़े हैं दर्शन छोटे के रूप में, सिर्फ नाम के लिए, ठीक। फिर जैसे लालिमा शब्द का तद्भव होगा, तत्सम तद्भव मैंने बताया था, पढ़ लेना। जैसे लालिमा लिखा लाली होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें जो शीघ्र प्रसन्न हो जाने, शीघ्र प्रसन्न जैसे भोलेनाथ बाबा है जिन्हें क्या कहा जाता है, आशुतोष कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष होता है। फिर आप सब अपने पेपर खोले रहिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान में रखना, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं है कि मैं ना करूं आपको बता दूं। तो मेरा गला दर्द कर रहा, फिर भी जैसे स्ट्रिंग में ऊपर जो है चंद्र बिंदी नहीं हटी है, बिंदी रखी है, गलत है। और खे शब्द का विलोम और खे है। पृथ्वी से संबंधित मिट्टी का बना हुआ के एक शब्द क्या है, पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ, आप क्या बोलते हैं, पार्थिव शरीर, तो वही पार्थिव हो जाएगा। प्रज्वलित शब्द की जा आधा वा में लगा दो, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारी चीजें हो जाती हैं। अन्य देखो, सीता कमल मुखी है, वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, इसको चलो देखो। उनकी प्रखर बुद्धि शक्ति काम प्रकट शुद्ध रूप में लिखे, ठीक है, ये लिख ले जाओगे कोई ना। क्षति शब्द का हानि होता है, क्षति शब्द का हानि, तो छित, छित क्या होता है, आकाश होता है। वाह वाह कितना अच्छा गाते हो इस उचित विराम, वाह वाह एक विस्मयादि बोधक है, तो विस्मयादि बोधक लगाओ। देखो अब आते हम लोग पल्लवन पर। मैंने ये पल्लवन लिखाया था, नर और नारी जन्मते और मरते हैं परंतु राष्ट्र सदा अमर रहता है। यदि किसी को ध्यान हो, इसके कॉन्टेक्स्ट पर भी मैंने बात किया था और कई बार बात की थी इसके कॉन्टेक्स्ट पर, किसी को ध्यान होगा तो मैंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है ये, तो उसको मैंने बताया था कि आप लिखो, और एक बार नहीं 2 बार लिखाया था, यदि किसी को ध्यान। अब देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया।
तो कहीं ना कहीं चीजें वो होती है सेम टू सेम। कल मैंने बोला, परसों नरसों की क्लास में मैंने आप लोग, परसों नरसों उससे पहले की क्लास में मैंने बोला मोस्टली का सिद्धांत जो है वो पूछेगा ह्यूमन कैसे डिमांड होती, कैसे एमपीपीएससी ने मैनेजमेंट के पेपर में पूछा। तो क्वेश्चन इसी तरह ना आएंगे, ठीक है ना, करना आपको होगा। ठीक, कुछ स्किल्स वाले आएंगे, कुछ वैसे आएंगे, वो कोई नहीं कराता, बाकी ऐसे क्वेश्चंस मैंने बताए थे ऐसे का। ठीक, फिर देखो तो इनमें से अथवा एक करना था, आपको ये वाला बन जाता। फिर देखो फिर इन पर आओ, मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, मैंने ये भी टॉपिक पढ़ाया है, छोड़ा नहीं है, बन जाएंगे आपसे। मालवी के किन्हीं दो उपबोलियों के नाम लिखे, पढ़ाया है, आप देखिए मालवी की उपबोलियों का नाम लिखाया है उसमें, देखो मालव मयूर के नाम से किन्हें पुकारा जाता है, छोड़ दो, नहीं बनता, किसी से नहीं बनेगा, बाहर नहीं होगी आप, ठीक है ना। तो मालवा क्षेत्र के प्रतिनिधि लोक नाट्य का नाम माच, सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है, अंतिम पढ़ते आ रहा हूं। संत सिंगा जी के गुरु का नाम मणिरंग है, इनके गुरु का नाम संत सिंगा जी के, तो ये भी चीजें हम लोगों ने देखी थी और उस पर बात किया था। मनरंग स्वामी इनका नाम था, ठीक है ना, संत सिंगा जी। तो निमाड़ के सांस्कृतिक इतिहास, और जब निमाड़ गाता है पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी मैंने बताया था, श्री राम परिहार। यदि आपको ध्यान होगा तो एक बार क्रॉस चेक करके देख लेना अपनी कॉपी में, मैंने ये भी आंसर लिखाया है। फिर निमाड़ में हरियाली अमावस्या पर भित्ति चित्र जिरौती, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हो, एमपी में पढ़े हो, हर जगह पढ़े हो। बघेली बोली का उद्भव मैंने बताया था, जो अवधी बोली है उससे कहीं ना कहीं बघेली निकल के आई है, ठीक है ना, तो ये चीजें आपको याद होगा। अब जैसे ये एक मनई के दुई लड़का रहे, तब ओकर जेठ लड़का खेते में रहा तय, उठ के आपे आपे बाप के लगे जात हो। तो ये देखो, ये कोई चीज ऐसी नहीं है कि सबसे बनेगा, कहीं ना कहीं ये दो लैंग्वेज से मिलती है। तो एक लैंग्वेज से हो सकता है बुंदेली, और एक मुझे लग रहा बघेली के, अंजना जैसा लग रहा है, मुझे बघेली जैसा लग रहा है, क्योंकि लड़का और अंजला जो नीचे है वो बघेली है, उसका तो मैं बता दूंगा। पन्ना जी मेरी वॉइस आ रही है क्या? आपके साइड ऐसी आती है मेरी वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? सरोज जी थोड़ा सा इस पर बताइए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है पन्ना जी? चलो ठीक है, वो नहीं, हाँ ठीक है। तो मुझे ये जो जहां तक मुझे लग रहा है ये बघेली है, ठीक है ना, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ बघेली बुंदेली में कोरिलेट कर सकता, पर बघेली लैंग्वेज है ये जहां तक। जैसे गीता पढ़ी लिखित है, ये बघेली लैंग्वेज है, ये एकदम बघेली लैंग्वेज है। और ये किस काल की बोध कराता है, तो ये मैं बताता हूँ। ये हम लोग जैसे बोलते हैं कि गीता पढ़ ली थी, तो इसका मतलब है कि वो गीता पढ़ चुका है पहले में, पहले गीता पढ़ चुका है, तो ये पास्ट टेंस की बोध कराता है, ये बघेली लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सिंपल से मतलब ये है कि एमपीपीएससी आपसे थोड़ी बहुत लैंग्वेज की डिमांड करता है कि आपको बघेली आनी चाहिए, इसीलिए मैं बघेली बोलता हूँ, ठीक है ना। तो और मालवी निमाड़ी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, यदि आ सकती है तो, ठीक है ना। तो अपनी लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी है, एक बात, ठीक है ना। कभी इतना मत इंग्लिश मीडियम के हो जाना कि जानो ना। देखो दोनों मुझे बघेली जैसे लग रहे हैं, ठीक है ना, और एक नीचे वाला कंफर्म बघेली, ऊपर वाला भी बघेली होगा, यदि कुछ नहीं। बुंदेली के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखे, कितने कवि हम लोगों ने पढ़े हैं, चाहे कटारे की बात करें हो, जैसे मैंने बताया था कि कट्टा लेके चलते थे, चाहे हम लोग ईश्वरी की बात करें हो, चाहे जितने भी नाम हम लोगों ने बात की हो, सारी चीजें इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक जने के दो मोड़ा हते, तब बाके बड्डो भैया खेते में हतो, किस बोले। अब ये लैंग्वेज मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ में आई, मैं सच बताऊं कि कौन सी है, तो हो सकता है आप लोगों के इलाके में बोली जा रही हो या बुंदेली की हो, तो कौन सी है? बुंदेलखंडी। बुंदेली मुझे लग रही है, हाँ सर बुंदेली है, हाँ बिल्कुल। तो देखो इस तरह की लैंग्वेज दो ही हो सकती है, या तो बुंदेली हो सकती है या तो बघेली, परंतु ये बघेली नहीं है, इतना मैं कंफर्म बता सकता हूँ। तो बघेली होती तो मैं समझ जाता। एक जने के दो मोड़ा, मोड़ा इधर बोला नहीं जाता बघेलसन पे, ठीक है ना, तो मोड़ा शब्द उधर बोला जाता होगा, तो ये बुंदेली लग रही है मुझे, तो बुंदेली होगा। बुंदेली की प्रसिद्ध लोक गाथा जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला, लिखिए, ठीक है, तो ये सारी है। फिर
निम्नलिखित में किसी नीचे दिए प्रश्न गद्यांश है, पढ़ो और उत्तर दो। ठीक है ना। 1000 इसको तो पढ़ के ऊपर से उत्तर दे देना है। इसमें कोई ना तैयारी की डिमांड होती ना कुछ होता है, एट अ टाइम सब कर ले जाती। तो देखो आप पूरा पेपर मैंने एक एक क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा मैंने करा दिए, 90-95% मैंने करा दिए हैं। जैसे बुंदेली का प्रसिद्ध कवि की बात हो तो ईश्वरी बता दिया, और विष्णुदास लिख लो, महेश कटारे लिख लो, मैंने सारी चीजें बता दी। फिर सारे ट्रांसलेशन देख सकते हो, सारे एक वाक्य देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ, एक आध क्वेश्चन की बात मैं कर सकता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर में जो आए होंगे वो ऐसे आए होंगे जो एक आध क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो शायद मैंने बताया नहीं है और शायद आप पढ़ेंगे भी नहीं कहीं, और ऐसा हर साल होगा। तो वो एक आध क्वेश्चन कभी भी आपके सिलेक्शन में बाधा नहीं है। आप देखो इतना आसान पेपर था। यदि ये स्थिति तब है जब मुझे पता चला पियान सर ने डाला उसको पे, आप एनालिसिस करा दीजिए। मैं स्कूल से आया, मुझे पता चला, मैंने एनालिसिस कराना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने आपके साथ आपको जो पढ़ाया, मतलब वो है ये चीजें